नमस्ते कुसुम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आने के लिए इतना कष्ट किया और हमारे आपके अनुभव से आपने इतना सारा काम किया है। आपके अनुभव से बहुत सारे हमारे लोग हैं जो देश विदेश से पॉडकास्ट को देखते हैं करते हैं, उनको कहीं ना कहीं धर्म पे चलने के लिए और धर्म के रास्ते पर चलते रहने के लिए, चाहे कितनी ही परेशानियां आए, चलते रहने के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारी झंझटों से, मुसीबतों से लड़के भी चलते जाना किसको कहते हैं, उसका उसका एक बहुत अच्छा सा वो मिलेगा उनको कि देखिए सब लोग आगे बढ़ जाते कहीं ना, और किस तरह से हर तरह से सुख दुख उतार चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्सा भी है और हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अच्छे से चला सकते हैं और शरीर को का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम मानसिक वृत्तियों के उस पे आधार पे जितना भी करते हैं और जो भी योग की यात्रा पे चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अलावा शरीर का, बीमारियों का, हर चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप बताइए, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आपकी कहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ और आप ऐसे अध्यात्म के, योग के रास्ते पर कैसे आ गए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे इनवाइट किया और ये एक मौका दिया। और मेरी जर्नी वैसे शुरू हुई विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से। अच्छा। और उससे भी पहले मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिक जो था वो मुझे हेरिडिटरी में घर से ही, परिवार से मिला था। और फिर विवेकानंद केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे जहां मैं कुछ करना चाहती थी जी। और मुझे घर से कोई रोक टोक नहीं थी इस काम के लिए। बहुत ही अच्छी। हाँ, क्योंकि मेरी माताजी, मेरे नाना नानी, ये तीनों लोग जो थे ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन बने, मोटिवेट किया और उन्होंने मैंने जो विचार रखा तो तुरंत उसको हामी भर दी कि अगर तुम्हें ये जीवन जीना है तो तुम जी सकती हो। हाँ, क्योंकि तो मैंने आजकल के माता पिता कैसे बच्चों को रोकते हैं। बच्चे अगर कुछ भी इस तरीके का करना चाहें कि हमको किसी सेंटर में, विवेकानंद सेंटर में या किसी अध्यात्म के सेंटर में हमको जाके रहना है, सेवा करनी है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, नहीं, कितना दुखी हो जाते हैं उसी बात से कि बच्चा कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं शादी, व्यवसाय और जो नौकरी और बच्चे पैदा और सब वही चीज में उलझ क्यों नहीं जाता, हम भी उलझे, ये भी उलझेगा। और मेरी नानी माँ ने तो यहाँ तक कहा, वो तो मतलब उसकी उम्र तो मुझसे कितनी बड़ी ना, उस जमाने की बात मैं कह रही हूँ, तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरे जमाने में ऐसा कुछ होता तो मैं भी ऐसा कुछ करती। हाँ, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो मुझे वो मोटिवेशन मिला। फिर मैं 1990 में मैंने विवेकानंद केंद्र ज्वाइन किया कन्याकुमारी जी। वहाँ मेरा ट्रेनिंग हुआ और फिर मैं वहां से सबसे पहला काम मुझे मिला अरुणाचल प्रदेश। तो वो लोग किस चीज पर ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह का सेंटर है वो? विवेकानंद केंद्र की बहुत सारी एक्टिविटीज है, एजुकेशन में है, योग में है, सोशल है। अच्छा। तो अरुणाचल में स्कूल थी ट्राइबल बच्चों के लिए, वहां मैं 2 साल मैंने काम किया और साथ साथ में फिर उसके बाद मैंने योग का भी ट्रेनिंग लिया। और थोड़ा शॉर्ट में जाती हूँ, करीब अरुणाचल प्रदेश, मुंबई और ऐसे करते करते मैं बड़ौदा आई, गुजरात। और गुजरात में कच्छ में जो अर्थक्वेक हुआ, बहुत बड़ा, तो विवेकानंद केंद्र ने भी अपना योगदान दिया, कुछ काम करने का सोचा और फिर उसमें हमारा बड़ौदा सेंटर को जिम्मेदारी दी गई। अच्छा। और बड़ौदा सेंटर में मैं थी, तो जाहिर है कि वो जिम्मेदारी मुझ पर आई जी। तो पूरा साल काम चला। हमने विवेकानंद केंद्र की तरफ से 4 स्कूलें बनाई, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कितनी बड़ी बात। तो वो वर्क और बाकी बहुत सारा, तो 1 साल में जो मेरा आना जाना और थोड़ा एक्सर्शन जो हुआ, उसमें मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। हाँ। और फिर मैं वो इतना ज्यादा हो गया कि मुझे काम करना मुश्किल हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने भी कहा, लेकिन मुझे खुद को पता चल रहा था
तो मैंने सोचा अभी मैं ब्रेक लूंगी, पहले मैं खुद को ठीक करूंगी। हाँ। खुद से मैं अगर ठीक नहीं तो मैं काम नहीं कर सकूंगी। देखिए, ये भी एक फिर मैं बहुत बड़ी बात है समझने की कि ब्रेक लेना चाहिए, है ना? छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, कुछ अपनी रेगुलर चीज़ों को, कामों को। बहुत सारे लोग बहुत बीमार हो जाते हैं और कोई और नौकरी, काम नहीं मिलेगा ये सोचकर, उस डर से वो बीमारी के साथ में काम करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, और 4 गुना बढ़ जाती है मुसीबत। और यस, आप जो एक नौकरी को या किसी चीज़ को अगले 20 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल खींच सकते थे, उसकी जगह आप अगले 5 साल में वो पैसा यूज करेंगे हॉस्पिटल में देने में, जो आपने अभी तक कमा लिया, जो भी कुछ आपने आज तक अर्जित किया, वो सब आप ही की देखभाल में निकल जाने वाला है। तो रुक जाना है, छोड़ देना है। ये एक आध्यात्म और योग के रास्ते पे, धार्मिक रास्तों पर चलने वाले योगियों के लिए, धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि क्या, कब छोड़ देना है। सबसे बड़ी बात है। मुझे एक अनुभव ये भी हुआ इस काम में कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है तो हमें पॉज भी देना आना चाहिए, हाँ, पॉज करना चाहिए। और हेल्थ को मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी दी। बिल्कुल। शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे? भूत बन के, आत्मा बन के, बिना शरीर के तो क्या, किसके काम के रहेंगे हम ना? क्योंकि शरीर एक साधन है हमारा जी। भी कुछ हम कार्य करते हैं तो उस साधन के द्वारा ही करते हैं। अकेला मन तो नहीं कुछ करेगा, उसमें शरीर तो चाहिए, प्राण चाहिए, सभी कुछ चाहिए। और फिर मैंने वो थोड़ा ब्रेक लिया और फिर मैंने विवेकानंद केंद्र में जो योग का ट्रेनिंग लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी ट्रीटमेंट तो ले रही हूँ, और जिन डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी उनको पता था कि मैं योग जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप यही शुरू रखना, धीरे धीरे आप देखना आप ठीक हो जाओगी। और फिर मैंने सबसे ज्यादा प्राणायाम करना शुरू किया। प्राण शक्ति, बिल्कुल। प्राण शक्ति इतनी बढ़ा दो शरीर में कि सब पूरे पंच तत्व बैलेंस में आ जाएं। ये सभी योगियों को मैं सिखाती हूँ कि मनोवृत्तियों की पकड़ भी ढीली होती है प्राणायाम करने से, और उसके अलावा सबसे ज्यादा लाभ ये होता है कि पंच तत्व पूरी तरह से बैलेंस में आ जाते हैं, जो कि किसी और इतनी, क्या सही खाने से, क्या सही आचार विचार वो सब करने से तो धीरे धीरे असर होगा। प्राणायाम से पंच तत्व बैलेंस करने में तुरंत असर हो जाता है। जिस दिन जिस घड़ी प्राणायाम किया उसके अगले मिनट से वो शुरू है आपका बैलेंस का असर। बाकी सब चीजें बैलेंस लाने में, दिखाने में समय लेती हैं, प्राणायाम समय नहीं लेता। बहुत ही अच्छा किया आपने। हाँ, और मुझे फिर मैं समय भी मेरे पास था, तो मैंने बहुत ही रेगुलर दिन में 2 बार और पूरा टाइम मेरे लिए डिवोट किया हेल्थ के लिए। तो उस प्राणायाम से मुझे ये पता चला कि हम जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यही हमारा जीवन है। हाँ। बस, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ। एकमात्र जो चीज है जो भगवान ने हमें दी है, हाँ। वो हमारी सांसें, प्राण ही ब्रह्म ऐसा है। हाँ। हमारी सांसें होती है, आखिरी सांस कहाँ लेना है, कब लेना है, हाँ। ये सब कुछ तय है। तो मैंने उसी पर अपना फोकस किया, सांस, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और मैं बहुत ज्यादा प्राणायाम पर फोकस करने लगी। और मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरे में एनर्जी लेवल बढ़ रही है, इम्यूनिटी बढ़ रही है। और जब मैंने ब्रेक लिया तो मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चन थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो वो सब क्यों था वो भी शांत हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन के आंसर भी मिले मुझे उसमें। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं कुछ धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तो क्यों नहीं आज की जो लाइफस्टाइल बदल रही है, काफी लोग तकलीफ में हैं, तो मैं उनकी भी कुछ मदद करूं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने धीरे धीरे ये काम शुरू किया। मैंने कहा कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ मैं दूसरों को भी देना चाहती हूँ। दूसरों की भी तकलीफ कुछ हद तक मैं कम कर सकूं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। फिर मैंने ये काम शुरू किया। इस तरह से मेरी योग की जर्नी शुरू हुई। हालांकि ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, देखिए भगवान भी कई बार किसी किसी को कैसे रास्ते पे लाता है। कुछ चीजें होती हैं, कार्मिकली होती हैं हमारे साथ, और फिर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो जिससे सिर्फ हमारा ही नहीं और कितनों का भला हो जाता है। यानी ये एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी।
मेरे सामने फोकस एक विवेकानंद केंद्र ही था, हाँ, लेकिन वो पता नहीं वो उसकी क्या इच्छा थी, तो मेरी इच्छा तो साइड में रह गई। फिर मैंने सोचा, बहुत सोचने के बाद ऐसा लगा, ऐसा कहते हैं हाँ, कि उसकी इच्छा में हमारी इच्छा मिला दो, हाँ, यही एक उपाय है। सही बात है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, उसकी इच्छा है तो ऐसा ही सही। और फिर मैंने सोचा शायद आगे आगे कुछ उसने अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। तो बस ये मैं काम करती रही। और फिर मुझे बड़ौदा में मैं रही, हाँ, यहीं पर। तो काफी सारे लोग मुझे जानते थे और उन्हें पता था, तो काफी सारे लोगों से कांटेक्ट हुआ। तो इसमें मुझे थायराइड के पेशेंट को भी मैंने करवाया, थायराइड, डायबिटीज, बीपी। फिर मैं यहाँ बैंकर हार्ट इंस्टीट्यूट है हार्ट पेशेंट के लिए, हाँ, जहाँ सर्जरीज होती है। तो वहां पर मैं करीब 10 साल हार्ट पेशेंट को रिलैक्सेशन देने जाती थी, अरे वाह, वीकली थ्राइस। हाँ, तो उनका एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये दोनों हो चुके होते थे और वो बेड पर ही होते थे जब। तो मैं रिलैक्सेशन देती थी उनको, ब्रीदिंग करवाती थी और बातें कुछ मतलब योग के बारे में अगर वो पूछना चाहते हैं तो। ये चीज स्पेशली रिलैक्सेशन, क्योंकि वो जो उनको दर्द था उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिले। तो वहां का एक अनुभव मैं बताऊंगी आपको। जी, जनरल वार्ड, स्पेशल रूम, सेमी स्पेशल, डिलक्स, ऐसे अलग अलग रूम थे। तो जनरल वार्ड में गांव से लोग आते थे। तो वहां एक दिन मैं गई जनरल वार्ड में, तो वहां एक दादी माँ उनका बाईपास हुआ था और उनके रिलेटिव भी बैठे थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको योग मैं क्या करवाने वाली हूँ, रिलैक्सेशन, उसको शवासन कहते हैं, तो कैसे समझाऊं। तो मैंने उनके जो रिलेटिव थे उनसे बात की कि इनको मैं कैसे समझाऊं। तो वो प्रकृति जी, उन्होंने कन्वर्सेशन सुना, तो वो तुरंत उन्होंने मुझे पूछा, गुजराती में पूछा, फिर मैं हिंदी में बताती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि बेन भगवान નું नाम लेવું છે, यानी उन्होंने मुझे पूछा कि आप जो आई हो यहाँ, तो भगवान का नाम लेना है मुझे। तो मैंने कहा हाँ, बस। क्योंकि मैं इतना कुछ समझाने जाऊंगी कि मैं शवासन में एक एक बॉडी पार्ट का नाम लूंगी, हाँ, उसको पूरा रिलैक्स करना टेक्निकलिटी है, तो तो नहीं शायद समझा सकते हैं, पेशेंट को तो नहीं समझा सकते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं जो बोल रही हूँ ना, वो सिर्फ आप सुनिएगा, गुजराती में मैं बोलूंगी और आप भगवान का नाम लीजिए। ओवरऑल भगवान का नाम लेने से भी रिलैक्स ही होते हैं हम। हाँ, तो एक अनुभव मेरा इतना अच्छा था कि मैंने वो इंस्ट्रक्शन दिए और वो अपने मन में, वो जिन भगवान को मानते थे, उन्होंने वो स्मरण करना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर पूरा हो गया रिलैक्सेशन, तो मैंने उनको पूछा कि कैसा लग रहा है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप क्या मुझे बता रही थी, वो मैं सुन तो रही थी कुछ कुछ, मतलब गुजराती में मैं सिंपल भाषा में बोल रही थी कि एक एक बॉडी पार्ट का नाम लेना, लेकिन आपने जो मुझे कहा कि जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कि भाई पैरों को रिलैक्स करना है, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि जो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ मुझे आराम मिले, तो मैं भगवान से कह रही थी कि वो जो बोल रही है वैसा मुझे कर दो। यानी उन्हें मेरी बात भी सुनी और भगवान के साथ उसको कनेक्ट भी किया। हाँ, हाँ, तो ये एक मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा कि योग इतनी सिंपल चीज है हाँ, कि गांव के लोगों तक भी हम पहुंच सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, और मुझे लगता है कि कहीं जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान बुद्धि में ठूसा नहीं है अभी, उनको ईश्वर प्रणिधान समझाना, योग समझाना बहुत ही आसान है एक्चुअली, बजाय उनके के जो मतलब पढ़ लिख जाते हैं, फिर उनको भक्ति, स्मरण और समर्पण ये सब समझाना इतना टेक्निकल काम हो जाता है कि नहीं समझते हैं। तो इस तरह से गांव के लोग तो जल्दी समझते हैं।
मुझे करवाते करवाते पता चला, जैसे मैं शुरू में दूसरे जो स्पेशल रूम वहां से पढ़े लिखे लोग आते थे, तो मैं इंस्ट्रक्शन देती थी, वो फॉलो करते थे। लेकिन वहां जो गांव के लोग आते थे तो मुझे थोड़ा लगता था कि मैं कैसा इनसे कनेक्ट करूंगी। लेकिन इस घटना के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सोचने लगी कि योग बहुत सिंपल चीज है। हाँ। और उनको ये भी मैंने जब बताया कि ये श्वास लेना और छोड़ना है, तो वो भी उन्होंने किया। हाँ। यानी ये योग, हमें योग को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। और जैसे कि कोई किसी इस उम्र विशेष के या स्थिति विशेष के लोग ही इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर उम्र के, हर स्थिति में इंसान योग कर सकता है। लेट के, बैठ के, किसी भी अवस्था में योग किया जा सकता है। बहुत सिंपल चीज है। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये होलिस्टिक अप्रोच है पूरा। ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, सभी लेवल को बैलेंस करना, उसका नाम योग, जो मुझे पता चला। जी, बिल्कुल सही बात। बैलेंस है। आपने भी एक वर्ड यूज किया था पहले, बैलेंस। तो योग इंसान को बैलेंस बनाता है। पंचकोशाओं का बैलेंस, पंच तत्वों का बैलेंस, हर चीज का बैलेंस लेवल पर हमें बैलेंस कर देता है। क्योंकि हम जब जीवन जीते हैं तो मन से सोचते हैं, कुछ हमारे इमोशंस भी होते हैं, इस बुद्धि से हम डिसीजन लेते हैं, और शरीर से हम काम करते हैं। तो इन सबका अगर बैलेंस नहीं होगा, सारे लेवल पर अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हम खुशी से नहीं जी सकेंगे। नहीं, चिड़चिड़ के कर रहे होंगे सारी चीजें। yes. जी तो रहे होंगे, लेकिन चिड़चिड़ाते हुए। तो ये लोग आपके पास कैसे आते हैं, कैसे पहुंचते हैं? जैसे किसी को आज अभी थायराइड का इलाज कराना हो या डायबिटीज का, तो आपके पास कैसे पहुंचेंगे? हाँ, मैं यहाँ विवेकानंद केंद्र में काम जो मैंने किया, तो जो मेरे साथ लोग काम करते थे, उन्होंने मुझे मदद की। वो लोग मेरा नाम सजेस्ट करते थे। अच्छा। और फिर अगर एक व्यक्ति आया है, उसको कुछ अच्छा लगा, तो वो किसी दूसरे को बताएगा। तो माउथ पब्लिसिटी ज्यादा हुई इसकी। और फिर मुझे भी जो कोई मिलेगा, उसको भी मैं बताती थी कि भाई मुझे ये फायदा हुआ है, तो अगर आपको इच्छा है तो मैं करवा सकती हूँ आपको। तो ऐसे धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। तो आप कोई जनरल इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे कि जो लोग देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के घर में, या तो उनको खुद को या उनके परिवार में किसी ना किसी को डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लाइफस्टाइल बीमारियां ये सब रहेंगी, तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, या क्या चीज है छोटी से छोटी जो ये थायराइड का पेशेंट या डायबिटीज का पेशेंट और ये हाइपरटेंशन, ये 3 बीमारियां सबसे ज्यादा है फैली हुई, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? सबसे पहले वो डीप ब्रीथ करें। अच्छा। सबसे पहला काम, यानी वो, अब आप बोल रहे हैं कि जो देख रहे हैं, तो उसमें अब हमें नहीं पता कि किसको कितना, कितनी तकलीफ है, में जो भी है, लेकिन हम जितना डीप ब्रीथ कर सकते हैं उतना डीप ब्रीथ और ब्रीथ आउट। अच्छा, ठीक है। तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाना है बॉडी में। अच्छा। सबसे मेन चीज वो है। अब उसको कुछ भी नाम दो, प्राण शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, जो भी बोलो। हाँ, फिजिकल लेवल पे हम ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं अपने अंदर, शक्ति बढ़ाना है। हाँ। तो अगर थायराइड है तो वो शक्ति थायराइड ग्लैंड्स तक पहुंचेगी। अच्छा। अगर डायबिटीज है तो वो एनर्जी पैंक्रियास तक पहुंचेगी। हाँ। है ना? हाँ। क्योंकि हमें क्यों तकलीफ है, क्यों डिसीज होता है, वो हमारा ऑर्गन वीक हो गया है। हाँ। वो काम नहीं कर सकता है। पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रेशन का काम कम कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड्स जो हमारे हैं वो हार्मोन जो है थायरोक्सिन, वो कम सिक्रेट हो रहा है। उसको स्ट्रेंथ देना है, उसको एनर्जी देना है। वो देने के लिए तो सबसे पहले हम डीप ब्रीथ करें, और डीप ब्रीथ करने से मन भी शांत होता है। हाँ। क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारे मन का स्वभाव बहुत चंचल है, भगवान ने जो बनाया है। सब कुछ मन से निकला है। लेकिन ईश्वर ने उसका एक उपाय भी दिया है।
हमारे मन का और ब्रीदिंग का कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमें गुस्सा आए तो हम डीप ब्रीथ करना शुरू कर दे, हाँ है ना। हाँ। तो इसका एक ही उपाय दिया है कि यहाँ कंट्रोल आ गया तो यहाँ कंट्रोल आएगा, एकमात्र उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। जितना डीप ब्रीथ करोगे मन उतना ही शांत हो जाएगा, हाँ। क्योंकि दोनों का कनेक्शन। चित्तवृत्ति और विरोध फिजिकल जो करते हैं वो भी यही समझाते हैं, उसमें भी यही पढ़ते हैं हम, यही समझाया जाता है। महर्षि पतंजलि ने यही बोला कि जिसने प्राणों को साध लिया उसने चित्त की वृत्तियां साध ली। उन्होंने कहा है ना, मनश्चित्त वृत्ति निरोध इति योगः। हाँ हमारे मन में जितनी भी वृत्तियां आती हैं, इच्छाएं होती है, उन पर कंट्रोल करना, उसका नाम योग हाँ। है ना। मन प्रशमन उपाय इति योगः। मन को प्रशमन करना, शांत करना, उसका नाम योग। बहुत सिंपल चीज, हाँ बहुत ही सिंपल चीज है। और उसका सेंटर पॉइंट है हमारा श्वास लेना। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में प्राण शक्ति बढ़ाना है। फिर दूसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम जी। नाड़ी शुद्धि। हमारी जो सूर्य और चंद्र नाड़ी होती है, वो हम जब काम करते हैं, हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, उस हिसाब से ये नाड़ियां चलती है। बिल्कुल। पूरे दिन में दोनों ही चलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, किसी का मेंटल वर्क ज्यादा होता है, ऑफिस में काम करते हैं, तो इस हिसाब से ये नाड़ियों का फ्लो होता है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम होता है, जिससे कि दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाए। तो इमोशनल लेवल हमारी बैलेंस हो जाती है उसमें। प्राण शक्ति को बढ़ाना है, नाड़ियों को बैलेंस करना है, और उससे भी पहले एक क्रिया है कपालभाति। कपालभाति मतलब अग्नि जलाओ अपने अंदर की। निकालना है हमारे बॉडी से जितने टॉक्सिन्स है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं कपालभाति से, फिर डीप ब्रीदिंग करते हैं, फिर अनुलोम विलोम करके नाड़ियों को बैलेंस करते हैं, फिर भ्रामरी होता है। हाँ जी। भ्रमर जैसी जो आवाज होती है, तो उससे हम मन को शांत करते हैं, और फिर ओंकार बोलते हैं। ओम से हमारा मन वर्तमान में हम ला सकते हैं। क्योंकि हमें टेंशन और स्ट्रेस क्यों होता है, या तो हम पीछे जाते हैं या तो हम आगे का सोचते हैं। आज की हम बहुत कम सोचते हैं जी। अभी मुझे क्या करना है, जैसे आप और हम अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो शायद ऐसा होता है, मन अगर हमारा चंचल स्वभाव का है तो मैं बात आपसे कर रही हूँ, लेकिन दूसरा भी कुछ सोच सकती हूँ। बहुत सारे होता है बहुत सारे लोगों के साथ। हाँ। तो अभी मेरी ड्यूटी है कि मुझे फोकस तो आपके तरफ ही रखना है ना। तो वो योग से पॉसिबल है। और जब ओंकार चैंटिंग करते हैं तो मन को हम प्रेजेंट में ला सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, मेरे लिए जरूरी, वो ऑटोमेटिक हो जाता है प्रकृति जी। हाँ, वो तो टेक्निकली ना भी कोई समझे और सीधे सीधे पंच प्राणायाम कर ले, कोई आधे घंटे की बात होती है, तो हर तरह से हेल्थ ठीक रहती है, हर तरह से शांति रहती है जीवन में, और बहुत चेतना बहुत अच्छी सी प्रखर हो जाती है, मजबूत हो जाती है कि आप उसी चीज पे फोकस कर पाए, धारणा बहुत अच्छी हो जाती है और प्रत्याहार में रह पाते हैं पूरा दिन। बिल्कुल। ये नहीं कि हर यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, अभी ये खरीद लिया अभी ये कर लिया, उतना सब कुछ नहीं। लाइफस्टाइल बिगड़ने का मतलब है कि आपने ये सब कुछ खो दिया, तो अब उसमें इतना कुछ बड़ी बात नहीं थी। वापस पाने के लिए आधा घंटा ही चाहिए रोज का, कि सुबह बैठ जाओ। हाँ, तो मेरे लिए तो मैंने प्राणायाम किया भरपूर, और जिनको मैं करवाती हूँ तो प्राणायाम से ही शुरुआत करवाती हूँ। हाँ। और रिलैक्सेशन, और फिर विवेकानंद केंद्र में जो मैंने सीखा है, बाकी आसन, सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो विवेकानंद केंद्र में ऐसे पैकेज बने हुए हैं। वहाँ रिसर्च होता है, डायबिटीज के लिए कितना कितना है, थायराइड के लिए कितना है, बीपी के लिए कितना है, बाकी सभी कैंसर तक। और फिर डिपेंड कि वो पेशेंट की कितनी तकलीफ है, कैसे कैसे, वो अनुभव से हम समझ सकते हैं। तो आप आजकल की ये जो हमारी महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे भी हैं, और बहुत सारी मेरे आसपास भी लेडीज हैं, बहुत सारी बच्चे भी हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभालना है, रिश्तेदारी, दुनियादारी, नातेदारी सब संभालनी है, कम सा टाइम है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्यों जरूरी है अपना ध्यान रखना?
मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारा जीवन हम जब जीते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट हमारा मन है। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही जी, है, बिल्कुल है। हाँ, तो फिजिकली मतलब अच्छा लगना, उसके लिए क्या क्या करना है वो हम करते हैं, वो करना भी चाहिए, वो तो ठीक है, मतलब आप जब लेडीज की बात कर रही हो तो। लेकिन उसके साथ साथ मन के तरफ भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आज के लाइफस्टाइल में लेडीज के लिए, है ना। तो मन को कैसे स्वस्थ रखना, उसकी प्रायोरिटी आनी ही चाहिए हमारे जीवन में जी, शरीर के साथ साथ, क्योंकि योग ये मन और शरीर को कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, अगर मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, मैं अलार्म लगाती हूँ, 5 बजे अलार्म बज गया जी, मन तो कहता है एक बार कि उठना चाहिए, हाँ। शरीर बोलता है नहीं, 5 मिनट सो। बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि शरीर बोलता है कि चलो उठ जाए, मन बोलता है नहीं नहीं अभी 5 मिनट, अभी तो ठीक है, अभी 5 बज गए ना, अभी 5 मिनट के बाद। तो जो कोऑर्डिनेशन है ना वो योग देता है। लेडीज का जो जीवन होता है उसमें शरीर और मन का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग होता है उसके लिए। नहीं तो मन एक तरफ चलेगा, शरीर एक तरफ चलेगा, और वो चीज कुछ साल में पता चलेगी जब वो बीमारी के घर कर जाएगी, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। और नहीं तो मैंने कुछ ऐसे स्वभाव, इतनी यंग हैं, मतलब अर्ली 30s में है लेडीज कुछ, और इतनी चिड़चिड़ा स्वभाव है, इतना कंप्लेनिंग स्वभाव है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी एंजॉय नहीं कर रही है, जैसे कि जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। उस वजह से परिवार में झगड़े हैं, ये सब है, और जबकि ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो रहा, बहुत हजार चीजें अच्छी हो रही हैं उनके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं मन से अस्वस्थ है। जैसे आजकल है ना कि वेट बढ़ गया, ये बहुत आजकल कॉमन हो गया है, तो उसके लिए क्या करना है, तो कितने सारे उपाय होते हैं। तो हम वेट कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये फिजिकल लेवल पर तो बहुत कुछ करते हैं हम, मन को तो कभी कुछ करते ही नहीं, उसका कुछ ध्यान ही नहीं देते ना, उसके बारे में कुछ सोचते हैं। ये सारा यहाँ से है। अगर वेट भी बढ़ा है, यहाँ पहले ध्यान देना होगा। मैं तो बोलती हूँ आधा घंटा हंसा करो, बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। रोज आधा घंटे हंस लो। आपने बहुत अच्छा कहा, ये मैं वो आगे बताने वाली थी कि योग जो है ये हमको बहुत पॉजिटिव भी बनाता है और जिंदगी को बहुत लाइटली लेने सिखाता है हमें। हम जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल जिंदगी बनाना है तो वो मन से बनेगी। तो आपने स्पेशली लेडीज के लिए कहा, तो मैं सबसे पहली बात ये कहूंगी, शरीर के साथ साथ मन को भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत बहुत शरीर के साथ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि शरीर अलग और मन अलग, दोनों को साथ में इम्पोर्टेंस दो। आज शरीर को ज्यादा दिया जाता है, मन को कम दिया जाता है, अगर परसेंटेज देखा जाए तो, है ना। उसी के दुष्प्रभाव दुनिया में फैले हुए हैं, मन को इम्पोर्टेंस ना देने के। तो मन को भी स्वस्थ रखना उतना जरूरी है। मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। बिल्कुल। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन योग करता है। और तो हम कितने बिजी हैं। ये बिजी है, ये शब्द तो मैं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम समय नहीं निकाल सकते हैं, बाकी बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में। प्रायोरिटीज गलत हो जाती है, प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता है। प्रायोरिटी हमेशा कुछ और है, अपना मन, अपना स्वास्थ्य की जगह हमेशा प्रायोरिटी कुछ और है। ऐसे तो नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता। मैंने शुरू में इसकी ग्रुप क्लासेस भी ली, एकदम शुरू में जब काम किया तो उसके भी अनुभव मुझे बहुत अच्छे आए। तो सिर्फ 24 घंटे में से मैं कहूंगी 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स मैं मिनिमम से मिनिमम करके दे रही हूँ। 10 मिनट्स आप प्राणायाम कर लो, बस घड़ी में देखकर, जैसे इतने मिनट कपालभाति की, इतने मिनट डीप ब्रीथ किया, इतने मिनट अनुलोम विलोम भ्रामरी की और 5 बार ओम बोल लिया, फिनिश। रेगुलर
क्या ये तो हमारे भाई लोगों पे भी काम करेगा, वो भी जिनके बच्चे हैं, बीवी भी दिमाग खा रही है, माँ भी दिमाग खा रही है, घर घर बार भी चलाना है, बॉस भी ऊपर से चिल्ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बेचारे आदमियों की भी कम बुरी हालत नहीं है, मेल्स की भी आजकल बहुत बुरी हालत है, और उनके ऊपर ज्यादा, मुझे कहीं ज्यादा संकट दिखाई देता है मेल्स के ऊपर। मैं मेरा एक अनुभव बता रही हूँ आपको। जी मैं जब विवेकानंद केंद्र में यहाँ आई बड़ौदा में, तो जहाँ हमारा सेंटर था वहाँ बाजू में जो बिल्डिंग थी वहाँ एक डॉक्टर रहते थे। जी मैं डॉक्टर का नाम भी बता देती हूँ, डॉक्टर जयंत शास्त्री, पीडियाट्रिशियन। तो सबसे पहले स्टूडेंट वो मैंने जब काम शुरू किया था, और सामने एक बिल्डिंग में थे दोनों देवरानी जेठानी थी, तो वो 3 लोग आते थे मेरी क्लास में सुबह 6 बजे की क्लास में। तो डॉक्टर जयंत शास्त्री को जब ये उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था, तो जब उन्होंने वो रिलैक्सेशन प्राणायाम किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे उन्होंने बताया कि जब मैं सुबह निकलता हूँ, एक विजिट करता हूँ, फिर दूसरी, फिर तीसरी विजिट में जब मैं जिस क्लिनिक में जाता हूँ 10 बजे या ऐसे कुछ, तो 10 मिनट पेशेंट बैठे होते हैं, लेकिन मैं 10 मिनट अंदर के रूम में जाके रिलैक्सेशन जो आपने मुझे सिखाया, शवासन जिसको कहते हैं, वो मैं करता हूँ, फिर बाहर आके पेशेंट देखता हूँ। वाह। तो अपनी प्रायोरिटी है, हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार अपने बेटे को लेके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हॉस्पिटल में गई थी, ऐसे उसको कोई वैक्सीनेशन लगना था कोविड के टाइम पे, तो उसने सारे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ना यहाँ पे क्या है, बुलाने के लिए आते हैं, कोई कंपाउंडर या नर्स नहीं होता है, तो डॉक्टर ही आता है कमरे में से, मेन हॉल में निकल के आप पेशेंट का नाम लेके फिर उसको अपने रूम में लेके जाता है। तो मेरा बेटा वो कह रहा है कि ये सारे डॉक्टर पेशेंट जिससे भी गए गुजरे क्यों दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये सारे डॉक्टर ही बीमार हैं। मतलब वो जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से बोल रहे थे, पेशेंट का नाम पुकार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था, और हैं सच में है, बाद में वो तो दिखाते दिखाते आपको, डॉक्टरों से भी आप बातें करने लग जाते तो आपको पता चलता है वो आपको जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, पता चला उनको भी उससे भी ज्यादा बीमारियां ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। तो सोचने वाली बात है कि डॉक्टर्स को तो सबसे पहले वो चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। स्वास्थ्य पेशेंट का कैसे बनाओगे जबकि आप खुद ही पेशेंट हुए जा रहे हो? कोई चीज अकस्मात हो जाए और सारी कोशिशों के बाद भी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक बेसिक सी चीज जिस पर आप चलने के लिए पेशेंट को बोल रहे हो, आपको खुद को भी तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। हर इंसान को जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। सांस लेना जरूरी है, तो भगवान ने तो हमें वही दिया हुआ है उपाय, है ना? बिल्कुल सही। ब्रीथ ब्रीथ आउट तो करना ही होगा। हाँ। तो लेडीज के लिए तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि शरीर के साथ साथ आपको मन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देना ही होगा। तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकेंगे, हमारा काम कर सकेंगे, और जो खुशी हमें मिलनी चाहिए काम करने से, क्योंकि कई बार ऐसे होता है लेडीज को लगता है कि हमने पूरी जिंदगी तो काम ही किया है ना, लेकिन हम नहीं है ना, ऐसे भी लगता है। ऐसा लगता है किसी ने जब कोई जबरदस्ती करा लिया हो, ज्यादातर लोग ऐसे ही फील कर रहे होते हैं जैसे उनसे ना जबरदस्ती में किसी ने जिंदगी जीने को कह दिया और जिए जा रहे हो। वहाँ योग काम करता है, प्रकृति जी काम करता है कि हमें हमारा रोल जो मिला है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिले, और वो काम हम इस तरह से करें कि वो बोझ ना लगे हमें। पॉजिटिविटी के साथ, है ना, खुशी से। और दूसरा, आज की जिंदगी में जो इतनी दौड़ भाग चल रही है, तो इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने उतार चढ़ाव आते हैं, सभी तरफ से आते हैं, तो उसको हम फेस कैसे करें, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब जिंदगी में आएगा तो हम बैठे तो नहीं रह सकते, उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा जी। डिसीजन लेना होगा, और राइट डिसीजन लेना होगा, राइट टाइम में राइट डिसीजन, है ना, वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ। तो इसमें योग हेल्प करता है। ये मेरा भी अनुभव है। अगर प्राणायाम रेगुलर करो तो राइट टाइम में राइट डिसीजन विद पॉजिटिव माइंड, ये हम कर सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी के भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। या कोई उतार नहीं आया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। संसार है, जीवन है, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, उतार चढ़ाव हैं, सब कुछ है। हाँ, समय अलग अलग आता रहता है हर एक के जीवन में,
और अलग अलग तरह की परेशानियां होती है, हाँ, और उसके सॉल्यूशन हमें खुद को ही निकालना है। हम किसी से बात करते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, वो तो सब कुछ ठीक है, कोई हमें मदद करता है, लेकिन आफ्टर ऑल मेरा मन है, मैं हूं, मेरी बुद्धि से, मेरे मन से और मेरे अंदर जो भाव है उसी से मैं सॉल्यूशन निकालूंगी, जी, है ना। बिल्कुल। उसमें योग आपकी हेल्प करेगा। सबसे बड़ी हेल्प आपको योग से यही मिलेगी कि जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके सॉल्यूशन आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर निकालेंगे, और फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, ये मेरा डिसीजन राइट था, और इतनी हिम्मत आएगी आप में कि आगे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप तैयार हो कि हाँ, अब मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। आप हमारे यंग बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो भी आजकल यंग बच्चों को भी बहुत बीमारियां हो रही हैं, बहुत सीरियस बीमारियां हो रही हैं, और पता नहीं कहाँ क्या खान पान गलत है। भारत में भी मैं देखती हूँ, बाहर भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे पहले तो हम सोचते थे कि लोग ऐसे बोलते थे कि 45 तक ठीक से 45 पार कर लो ठीक से तो समझ लेंगे कि तुमने ठीक जिंदगी गुजारी है बिना बीमार हुए। अभी बोलते हैं 25 निकाल लो, मतलब कैसे वो ग्राफ नीचे आ गया। तो क्या स्वस्थ रहने की उम्र जो है वो इतनी नीचे आ चुकी है लोगों के अंदर? तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यंग एज में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत सारे तरीके से खिलवाड़ करते हैं। आप उनको क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैंने स्पेशल बच्चों का एक सेंटर है, स्पेशल बच्चों को मैंने करवाया है। अच्छा। तक अब आपने बच्चे कहा ना, और विवेकानंद केंद्र में संस्कार वर्ग नाम से एक सेशन होता था, तो उनको 1 घंटा अलग अलग एक्टिविटी होती थी, उसमें भी योग होता था। तो मैंने दोनों बच्चों का अनुभव लिया, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका और ये बच्चों का। तो मेरा अनुभव ये कहता है उसमें कि इसमें भी माँ का रोल सबसे ज्यादा है, प्रकृति जी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। मतलब आप कितनी एज के बच्चे के लिए कह रही हैं? किसी भी एज के, मतलब माँ नहीं सिखाएगी और पापा नहीं सिखाएंगे और कुछ चीजें खुद ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे, कोई भी एज हो। हाँ, तो कोई भी एज के लिए अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो 6 ईयर से ये स्टार्ट कर सकते हैं हम। अच्छा। प्राणायाम या योग कहते हैं, सूर्य नमस्कार। ये तो या तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मतलब ये बहुत आइडियल होगा सोचना कि ये फैमिली योग होना चाहिए। हाँ। तो मैं सोचती हूँ, जब से मैंने ये मेरे लिए शुरू किया है, मैं किसी को सेशन देती हूँ तो नॉर्मली लेडीज होती है या कोई यंग लड़की या कोई किसी को भी मैं देती हूँ, पर मेरी इच्छा ये होती है कि ये पूरी फैमिली बैठकर करे। हाँ, जैसे फैमिली पहले होता था ना कि फैमिली एक साथ बैठ के खाना खा ले, इतनी सी काम नहीं हो पा रहा होता है घर के अंदर, सब अलग अलग टाइम पे डिनर करते हैं या फिर अपना कहीं भाग जा अपने अपने कमरों में कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं अरे एक साथ बैठ के खा तो लो। अभी तो लेकिन आइडियल सिचुएशन वही है कि एक साथ बैठ के भक्ति भी करनी चाहिए थी, एक साथ बैठ के प्राणायाम, योग और स्वास्थ्य वाली चीजें भी करनी चाहिए थी। अगर बच्चों को कहूँ तो जैसे बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, विवेकानंद केंद्र जैसे, तो वहाँ संस्कार वर्ग चलते हैं जी। तो एवरी संडे सैटरडे वहाँ अगर वो बच्चे जाते हैं तो उनको वहाँ वो एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि भाई डीप ब्रीथ करना है, ये करना है, ओम बोलना है, ये वो। अगर वैसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि फैमिली का रोल इसमें ज्यादा रहेगा। हाँ। पहले, और उसमें भी माँ वो खुद अनुभव करे और उसको समझाए, उसको इंट्रोड्यूस करे, उसका परिचय दे और खुद के साथ में बैठाए। हाँ। और उनको उनकी भाषा में समझाए। हाँ। ये नहीं कि हमारी भाषा में कि भाई आप पढ़ रहे हो ना तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज्यादा नंबर ला सकोगे। हाँ। आप फर्स्ट मिलेगी आपको। हाँ। तो ये हम वो बच्चों से करवाते थे, तो उनके लेवल पे जाके ये हमें सब कुछ उन्हें बताना होगा। तो पहले तो उसमें इंटरेस्ट लाना होगा बच्चों को, है ना, कि भाई ये क्या चीज है, ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, उनके लेवल में जाके, हमारे लेवल पर नहीं।
क्योंकि उनको कोई डिसीज या ऐसे कुछ होता नहीं है। नहीं, हाँ, वो जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो पहले हमें उन्हें समझाना होगा। हाँ, तो पहले जब मैंने भी अलग से बच्चों को करवाया है तो मैं भी यही बोलती थी उनको कि भाई आप जब पढ़ते हो तो क्या सब कुछ याद हो जाता है, तो नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता। तो भी ऐसा करने से 80% याद हो जाएगा, करके देखो, हाँ, है ना। और फिर क्लास में भी आपको सब लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, है ना। हाँ, जैसे मेमोरी बढ़ रही, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा, विल पावर बढ़ेगी। हाँ, अगर आप कुछ गेम्स खेल रहे हो, वहां एनर्जी लेवल इतनी बढ़ेगी कि आप नंबर 1 आ जाओगे। तो बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा इसके और लिए। यूथ होते होते तक एक परेशानी बहुत देखने में मिलती है कि यूथ में कई बार यंग बच्चों को पता तो होता है, 14-15 साल या 16 साल की उम्र वाले बच्चों को पता तो होता है सही क्या है, करने की विल पावर नहीं होती है। तो वो विल पावर भी योग से आती है। ये लोग बहुत ज्यादा समझते नहीं है कि वो जो अग्नि चल रही है वैश्वनारा की, तुमने उसे इतना बल दे दिया, इतनी तेज कर दिया कि अब उसी डायरेक्शन में जाओगे जो सोच लिया है। ये नहीं कि आज सुबह सोचा था और 2 घंटे बाद वो सब बेकार हो गया सोचा हुआ, और जो डिसाइड किया था वो कर ही नहीं पा रहे, चल ही नहीं पा रहे उसके ऊपर। हाँ, तो इसमें 2 चीजें मैं सोचती हूँ, एक तो फैमिली, हाँ, या फिर कहीं सेंटर है, आपको ऐसा लगता है कि वहां बच्चों को भेजकर वो कुछ वहां सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, उनमें कुछ फायदा हो सकता है, तो वो ज्यादा हम कर सकते हैं। 2 चीजें हैं। और मेरी तो बहुत इच्छा रहती है हमेशा प्रकृति जी कि फैमिली में योग आना चाहिए। हाँ, पूरी फैमिली बैठकर करे तो इंटर रिलेशन जो होता है ना फैमिली में, वो भी अच्छा हो वो जाता है। बहुत हाँ, फैमिली जिसे हम कहेंगे, हाँ, तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी ऋषियों ने दी हुई देन है हमें, हाँ, जीवन पद्धति है योग। तो हम ऐसी जीवन पद्धति जिए कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, खुशी से रहें, एक दूसरे की मदद करें, तो वो योग से हमें बेनिफिट मिलता है। हाँ। ये मेरा अनुभव है। ये बहुत ही सुंदर बात बोली है आपने कि जिस तरह से लोग एक खानदान से दूसरे, मतलब अपनी फैमिली में कई जनरेशन्स में एक ही बिजनेस चलाते जाते हैं, तो जब आप वो कर सकते हो, एक खानदान एकजुट होकर एक परिवार में एक ही व्यवसाय चल सकता है, एक ही नौकरियां चल सकती हैं, आप बच्चों को हर चीज पे लेक्चर देते हो, हर बात के लिए कर सकते हो, और तो बैठकर एक साथ योग और प्राणायाम भी कर सकते थे। वो भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि फैमिली प्रैक्टिस की तरह से, और कहीं कोई बाहर से नहीं सिखाने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल बैठ के 5 प्राणायाम पूरी फैमिली कर ले एक बार में, बस 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाँ, ओनली 10 मिनट्स, क्योंकि आप बच्चों को बहुत सारी चीजें आज दे रहे हो। हाँ, हाँ, तो 10 मिनट भी बहुत है। हाँ, है ना। आज जैसे मेरे जमाने में हम बच्चे थे तो वो जमाना अलग था, हाँ, ये जमाना अलग है। आज तो कितने गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल, टीवी और क्या क्या नहीं है। आज बच्चे भी मोबाइल यूज करते हैं, और उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बुक्स पढ़ते थे तब। हाँ, हमें गिफ्ट्स में भी बुक्स मिलती थी, हाँ, है ना। तो वो अलग था, वो लाइफस्टाइल अलग था, आज का लाइफस्टाइल अलग है। तो ठीक है, परिवर्तन होता है संसार में, वो नियम है उसका, लेकिन मोबाइल को भी कैसे यूज करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो भी तो डिसीजन लेना है ना हमें। हाँ, बच्चों के लिए सही कह रही हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। तो वो भी यहाँ कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, लोगों में अपने अंदर नहीं है, बच्चों को कैसे बोलेंगे। मैंने माँ बाप को ही देखा है, इतना ज्यादा फोन पे रहते हैं कि अब आप बच्चों से क्या कहोगे कि मोबाइल पे मत रहो या अपने इलेक्ट्रॉन, बल्कि कई बार तो वो माँ बाप खुद को मोबाइल एक्सेस करना है या मोबाइल पे लगे रहना है, तो उसके लिए वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा भी यही कर रहा है, तो बाद में रोते हैं कि अरे बच्चा ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा। हाँ, ये जो है मोबाइल, ये दोनों चीजें हैं इसमें। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा भी है, जैसे आप और हम कर रहे हैं, आप कहाँ बैठे। हर टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज भी है और मिस यूज भी है। अब मिस यूज करने पे आओ तो आप नमक और चीनी का ही कर लेते हो, और क्या बोले, खाने का ही कर लेते हो, श्वास का ही कर लेते हो मिस यूज। तो क्या करें अभी। वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा तो है, तो बच्चों को क्या सही और क्या गलत है, ये माँ बाप हर समय तो नहीं रहेंगे उनके साथ। तो ये योग एक ऐसा प्रक्रिया है उसकी
कि आप बच्चों को ये सिखा दोगे और उनके डेली लाइफस्टाइल में अगर डाल दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से वो सोचने लगेंगे, उनको कंट्रोल आ जाए। एक स्पेशल क्वेश्चन मुझे आज किसी ने पूछा था जो मैं आपसे पूछूंगी, जिन लोगों को साइनस की शिकायत होती है, नोज ब्लॉक रहती है, उनको कैसे प्राणायाम शुरू कराएंगे? हाँ, उनको सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, हाँ, फिजिकल मतलब पोस्चर्स होते हैं, वो करवाना है पहले, अच्छा। जिससे कि आपका ये जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। अच्छा, के बाद करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बहुत कुछ अच्छा। फिर डिपेंड कि उनको किस तरह का साइनस है, क्या है, तो फिर डाइट में भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ठंडी चीज खाना है, अगर उनको ठंडी चीजें खाने से नोज ब्लॉक होता है, हाँ, कुछ किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, एलर्जी होती है, हाँ। पर्टिकुलर चीज से, हाँ, तो वो एलर्जी वाली चीजें नहीं खाना है। कुछ डाइट होता है पर्टिकुलर, उससे भी उनको होता है, तो वो भी अवॉइड करना है। साथ साथ में सभी कुछ, वो मैंने वही कहा आपको, होलिस्टिक अप्रोच देखना होगा। हाँ, पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। तभी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा, तभी होगा ये, है ना। अगर प्राणायाम नहीं होता है तो दूसरा भी फैक्टर उसमें इंक्लूड करना होगा, डाइट, हाँ, और हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या हमें स्ट्रेस है या टेंशन है यहाँ से, वो भी हमें देखना होगा। रिलैक्सेशन दे सकते हैं सबसे पहले उनको, अगर स्ट्रेस में है तो भी ये सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, तो उनको पहले रिलैक्स करना होगा, कुछ फिजिकल पोस्चर्स देने होंगे जिससे कि ये नोज ब्लॉक ना रहे, फिर डाइट भी चेंज करना होगा, उसके बाद प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच है इसका, सारे फैक्टर्स देखकर फिर वो करना है। तो किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरी केस हिस्ट्री जानना होता है, और फिर उनको बताते हैं कि ये चीजें अवॉइड करो। पहले हम फिजिकल पोस्चर करेंगे, अगर आपको कुछ टेंशन स्ट्रेस है तो पहले रिलैक्स करेंगे आपको, उसके बाद में हम ब्रीदिंग करेंगे। बहुत ही इस तरह से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सुनने वाले लोगों को बहुत आइडिया मिला होगा कि सिर्फ हम योग आध्यात्म पे चलने के लिए ही नहीं बोलते हैं कि प्राणायाम करना ज़रूरी है। शरीर को बैलेंस रखना, स्वस्थ रखना, और बिना उसके तो कोई सी तपस्या नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो प्राणायाम ना एक तीर से बहुत सारे शिकार करने वाली चीज़ है। शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, बैलेंस रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, चित्त में वृत्तियों की पकड़ भी ढीली होगी, धारणा बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा और गहरा होगा। तो बहुत सारी चीजों पे प्राणायाम एक साथ काम करता है आज की डेट में। बहुत अच्छा कुलसुम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। जी जी, लास्ट में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक ही सेंटेंस, आप जब वो इसका बोल रहे थे कि मन ही हमारा सेंटर पॉइंट है, हाँ, मन को सुंदर बनाना है। हाँ, जैसे हम शरीर की सुंदरता की तरफ ध्यान देते हैं, तो मुझे जो अनुभव हुआ इतने सालों में कि मन को भी सुंदर बनाए, मैं लोगों को कई बार बोलती हूँ कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जिस तरह से चित्तवृत्तियों का वर्णन किया है ना, और जिन लोगों के अंदर वो चित्तवृत्तियां होती हैं, अगर उन चित्तवृत्तियों को किसी तरह का रूप दे दिया जाए ना, तो वो किसी बहुत भयानक भूत जैसी दिखेंगी। तो सोचिए, अगर आपका स्वरूप आपके मन का स्वरूप होता और शरीर से ना होता, तो आपका रूप अति भयानक होता। तो डरिए उस बात से कि कितने भयानक आप एक्चुअली देखने में, भले ही आपका शरीर कैसा भी हो, मन से आप कैसे हैं ये बहुत लोगों को दिखाई देता है, कि आपकी वृत्तियों के अनुसार ही आप दिखाई देते हैं बहुत सारे लोगों को। तो मत दिखिए ऐसे जैसे आप दिख रहे हैं। बैलेंसिंग लाना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत जरूरी है। इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो खुशी नहीं मिलेगी आपको। हाँ। और उसमें योग पूरा काम करता है। जी बिल्कुल, पूरा काम करता है उसमें, बहुत हेल्प करता है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा
आपका जीवन के अनुभव हैं और बहुत सारे लोगों की आप बहुत हेल्प कर रही हैं। और मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि कोई पुण्य होने चाहिए आपके पास आयुर्वेद से सही ढंग से इलाज करा के ठीक हो जाने के लिए, बीमारी को जड़ से खत्म कर देने का भी पुण्य के लायक भी पुण्य बचने चाहिए। तो धार्मिक कार्य भी करते रहो, पुण्य काम भी करते रहो जीवन के अंदर, जिससे कि किसी दिन शरीर पे कोई बीमारी आए या आपदा आए तो कोई मॉडर्न मेडिसिन वाला डॉक्टर ना मिले जो चार इफेक्ट की साइड इफेक्ट वाली दवाइयां दे दे, तो जो और नई बीमारी होती थी और दूसरी बीमारियां भी हो जाए चलते चलते। और जिनके पास थोड़े पुण्य रहेंगे वो ठीक ठाक किसी ना किसी आप जैसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे जो उनका सीधा सीधा इलाज कर देगा और उनको परमानेंटली स्वस्थ बना देगा। तो पुण्य होना बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत अच्छा लगा कुसुम जी आपकी बातों से, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपका जीवन, आपका इतना काम, हर तरह का काम आपने किया है। कच्छ में भूकंप में बच्चों के साथ, हर तरह के बच्चों के साथ, हर तरह की बीमार और किसी भी तरह के लोगों के साथ, बहुत आप जैसे लोग हमारे समाज के लिए और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और आपका ये जो सेवा भाव है लोगों के प्रति तो बहुत ही आदरणीय है। प्रकृति जी वो उसने करवाया है। हाँ नहीं, आपका भी आपका योगदान है, आपका कार्मिक योगदान है। बिना भगवान के तो हम कुछ नहीं करते हैं। हम बनते हैं, करवाता वही है और उसको जो करवाना है वो करवा के रहता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप अवसर दे रही हैं आज बात करने का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते।